Hello friends, good morning. So, first of all, happy जन्माष्टमी to everyone. Okay students, आप लोगों का एक डिमांड मेरे पास आया था. Some of my students told me that कि the video that we made in English, that capacitor video, so sir please make that in Hindi version too. So तो बने रहिए हमारे साथ, और जिन्होंने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसको हिंदी वर्जन में भी आप इस वीडियो के जरिए देख पाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से काम करता है. तो फर्स्ट थिंग इज कि देखिए, इस वीडियो का पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज नॉट दिस वीडियो इज अ फैक्ट चेकिंग वीडियो. दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट चेकिंग वीडियो. तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, फैक्ट चेकिंग वीडियोस मतलब कुछ ऐसे मिथ्स, कुछ ऐसे हाइपोथेसिस जो हमारे सोसाइटी में काफी वायरल हो जाते हैं. काफी ज्यादा लोगों को ये सारी जानकारी पहुंच जाती है, बट उसके पीछे का जो रियलिटी होता है वो लोगों तक नहीं पहुंचता है. उसी को आज हम चेक करेंगे. क्या कैपेसिटर लगाने से आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर सकते हैं या नहीं? दैट इज वी आर गोइंग टू चेक आउट. सो वीडियो का टाइटल ही है डच कैपेसिटर हेल्प टू रिड्यूस द लाइट बिल. सेम स्लाइड्स मैंने यहां रखी हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया है. फर्स्ट हम कनेक्शन देख लेते हैं कि हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किस तरह से आती है. ठीक है, देखिए आपका, लेट सपोज ये आपका घर है. ओके, और यहां पर कहीं बाहर ट्रांसमिशन लाइन होगी जिसपे पोल्स होंगे, और पोल्स से इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ 11 केवी प्रोबेबली आ रही होगी. 11 केवी के फॉर्म में आ रही होगी, और वो आपके बाहर, सोसाइटी के बाहर, ठीक है, जहां भी आप रहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर होगा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर होगा. हमने ट्रांसफॉर्मर पर भी एक वीडियो बनाया है. तो अगर आपने ट्रांसफॉर्मर वाला वीडियो अगर हमारा नहीं देखा है, ट्रांसफॉर्मर वीडियो प्लीज विजिट. उसमें हमने कवर किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, क्या फंक्शनिंग होता है, उनके अंदर क्या होता है, क्या चीजें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए. उसके आसपास जो चीजें आप देखते हैं, ऑक्सिलरीज वगैरह, वो क्या है और कैसे काम करती हैं. तो उसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है, लास्ट टू लास्ट. आई थिंक आप जाएंगे ना, तो मैं चलिए इसी में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा. इसी में लिंक में नीचे आपको मिल जाएगा. तो उस वीडियो में हमने काफी सारी चीजें अच्छे से कवर की हैं. ट्रांसफॉर्मर वाली वीडियो जरूर आप देखिएगा. तो यहां पर देखिए, हमने ट्रांसफॉर्मर एक लगाया हुआ है, दैट इज एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर. एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज कन्वर्टिंग दिस. ओके, आपके घर तक क्या पहुंच रहा है एंड प्रोडक्ट वो बता देता हूं. 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज. एक्चुअली ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो तो 450 थ्री फेज कन्वर्ट करेगा, बट उसे सिंगल फेज, थ्री फेज 4 वायर सिस्टम के जरिए हम 230 में कन्वर्ट कर लेते हैं. दैट इज अ डिफरेंट केस. किसी और वीडियो में उसमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे. तो हम आपके घर पर क्या आ रहा है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज. ठीक है, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यहां तक आपको सारी चीजें पता है. अब लेकिन देखिए, इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं. आपके घर पर जो कनेक्शन आता है वो सारे के सारे आपके जो लाइन आइटम्स हैं, आप अगर देखें तो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. मान लिया कि आपका घर ये है, और ये आपके घर का, ये आपका घर ही है. ओके, ये आपके घर का लोड है. ठीक है, इसे मैं एल एच बोल देता हूँ, मतलब लोड ऑफ योर हाउस. ठीक है, ये एल एच बोल देता हूँ इसको. इसमें कुछ कंपोनेंट होंगे आर एंड एल, इसकी हम चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे. बट देखिए, ये एल एच कंपोनेंट है, इसे हम बोल देते हैं ये आपके घर का लोड है, और ये आपका 230 वोल्ट सप्लाई है. ठीक है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये आपका सप्लाई है. आई होप यहां तक सभी को चीजें क्लियर है. ठीक है, तो ये तो कनेक्शन होता है, और ये आपका घर का लोड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है. देखिए, ये जो सप्लाई है ना, यहां से ये पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, पैरेलल में यहां एक साइड लाइन होगा, एक साइड न्यूट्रल होगा, और ये आपका पैरेलल में इस तरह से कनेक्शन होता है. ठीक है, अभी कैपेसिटर को कहां कनेक्ट करेंगे. कैपेसिटर को देखिए यहां कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, पैरेलल टू योर हाउस लोड. ये आपका कैपेसिटर है. ठीक है, तो कैपेसिटर को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल बचता है.
तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बचता है या नहीं, सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि आपका घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो किस बेस पर आता है, कैसे जनरेट होता है, ठीक है, वो सारी चीजें जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, वो है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। काफी सारे यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये तीन पावर कहां से आ गए। क्या आप तो एक ही पावर को जानते हो, आपके घर पे जो आता है दैट इज योर इलेक्ट्रिसिटी पावर, और उसके लिए आप पे करते हो। तो ये अभी तीन पावर ये कहां से आ गए? सो फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तीन पावर में ही बटी हुई है। आपके घर का जो लोड होता है ना, वो लोड एक्टिव पावर भी कंज्यूम करता है और रिएक्टिव पावर भी कंज्यूम करता है। उसके अलावा इन दोनों पावर को सप्लाई करने के लिए, या फिर इन दोनों पावर का जो होता है ना एक रिजल्टेंट पावर, वो उसे हम एपरेंट पावर बोलते हैं। कैसे बन रहा है वो मैं आपको जरा, और ये पावर क्यों आ रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, ये एक मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकली समझाने की ट्राई करता हूं। यहां पर देखिए, ये जो है, ठीक है, इसमें देखिए ये आपका हो गया यहां पर एपरेंट पावर, एस के द्वारा उसे डिनोट किया जाता है, क्यू के द्वारा रिएक्टिव पावर को डिनोट करते हैं, और पी के द्वारा एक्टिव पावर को डिनोट करते हैं, जिसका इक्वेशन होता है आपके घर के लिए सिंगल फेज लोड के लिए वी आई कॉस फाई या फिर कॉस थीटा, जो भी आप बोले, कॉस थीटा यहां पर ले लेते हैं। क्यू जो रिएक्टिव पावर है उसका इक्वेशन होता है वी आई इंटू साइन थीटा या साइन फाई, जो भी आप ले ले। और जो बचा एपरेंट पावर, उसका इक्वेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, ये आपका रिजल्टेंट पावर है। आई होप अभी तक चीजें आपको क्लियर होंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे यहां पर ये तीन पावर कैसे आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, वो उस पर बात करते हैं। देखिए, ये जो है ना थीटा, ये थीटा एक्चुअल में क्या है पता है आपको? ये आपका एक्टिव और रिएक्टिव पावर के बीच में बनने वाला एंगल है। ये एंगल क्यों बन रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये एंगल बन रहा है ना, यही सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, अगर थीटा की वैल्यू को आप जीरो कर दें, थीटा इज इक्वल टू जीरो कर दें, तो देखिए कॉस थीटा जो होगा ना वो वन हो जाएगा। तो आपके घर का जो पावर है ना, v इंटू आई रह जाएगा, ठीक है। और क्यू में साइन थीटा को अगर जीरो कर दें तो ये जो वैल्यू है ना पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। साइन थीटा जीरो हो जाएगा अगर थीटा जीरो है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब कि रिएक्टिव पावर जो है कैंसल हो जाएगा। अब देखिए, ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। आपके घर में आपको पता होगा दो क्वांटिटीज आती हैं, एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट। तो आपने कभी सोचा है जो वोल्टेज और करंट होता है, वोल्टेज एंड करंट, कभी आपने सोचा है ये जो वोल्टेज और करंट ये आप देख रहे हैं, ये चीजें क्या है, ये कैसे आ रही हैं? ठीक है। तो ये वोल्टेज जो होता है ना, ये वोल्टेज एक वेवफॉर्म में फ्लो होता है। देखिए, ये वेवफॉर्म मैंने मान लिया वोल्टेज का है, और जो करंट होता है ना इसका एक सेपरेट वेवफॉर्म होता है। दिस इज नॉट सेम वेवफॉर्म एज वोल्टेज, इट हैज डिफरेंट वेवफॉर्म। साइनोसोडल ही होता है, बट उसका वेव अलग बनता है। वोल्टेज का अलग बनता है, करंट का अलग बनता है वेवफॉर्म। अब देखिए, अगर आपके घर का लोड ना अगर सिर्फ रजिस्टिव होता, रजिस्टर आप समझते हैं रजिस्टर क्या होता है? अगर आपने पुराने फैन रेगुलेटर्स देखे हो, मैंने एक फैन रेगुलेटर पर भी वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा मैं। फैन रेगुलेटर का वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने रजिस्टर पर थोड़ी सी बात की हुई है। पुराने फैन रेगुलेटर में हम रेजिस्टेंस का यूज करते थे, या फिर आप अपना जो पुराने तरह के लैंप आते थे ना, फ्लोरसेंट लैंप आते थे, वो जो पीली पीली रोशनी देते थे, ठीक है, उस टाइप के लैंप्स। या फिर आपने कभी अगर कुछ साइंस के प्रोजेक्ट्स किए हैं, या फिर अगर आप कॉलेज में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब में एक रेजिस्टेंस की तरह कुछ चीज बताई गई होगी, ठीक है। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है एक्चुअली वो तो आपके एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, बट रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस एक ऐसा मतलब कि आपके लोड का पार्ट है जो कभी भी करंट को लैग नहीं होने देता। करंट लैग मतलब आप समझ रहे हैं? ये जो वोल्टेज का वेवफॉर्म आ रहा है ना, अगर आपका लोड जो है वो प्योरली रजिस्टिव है, प्योरली अगर रजिस्टिव है लोड, तो उस केस में आपका जो ये जो करंट है ना, ये साथ साथ में चलता है इसके। मतलब जैसे वोल्टेज वेवफॉर्म जनरेट हुआ, और ये लीजिए साथ में करंट वेवफॉर्म भी जनरेट हो गया।
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो इश्यू एट ऑल, साथ में ही जनरेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका लोड जो है ना रिएक्टिव है, मोस्टली रिएक्टिव लोड होता है, आपका फैन है ना, फैन जो आप सीलिंग फैन है, वो एक रिएक्टिव लोड है। आप समझिए, उसमें क्या होता है, वाइंडिंग्स होती हैं। वाइंडिंग्स को थोड़ा सा क्या है कि उसमें जो कंपोनेंट, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ लेकिन ठीक है, एक्सएल कंपोनेंट रिएक्टेंस होता है, एल कंपोनेंट होता है। आप इसके बारे में सेपरेटली पढ़िएगा, अगर रिक्वायरमेंट है तो डिटेल में वीडियो थोड़ी सी मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए, आपके घर का लोड प्योरली रिएक्टिव सॉरी रजिस्टिव नहीं होता। ये लोड इस तरह का होता है, आर इंटू एल। ये जो वाइंडिंग जैसा मैं शो कर रहा हूं, दैट इज योर इंडक्टेंस और इंडक्टिव लोड। ओके, इंडक्टिव लोड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये आपका रेजिस्टेंस आर, इस तरह से मिलके लोड बनता है आपके घर का। और इसी वजह से ये जो वोल्टेज है ये तो पहले आ जाता है, और करंट ये जो है इसको पीछा करता है, करंट इसका, करंट बाद में आता है। आप समझिए, ये मैं थोड़ा शायद गलत बना रहा हूं, लेकिन करंट देखिए ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, मतलब इसका पीछा कर रहा है। ये पहले वोल्टेज आ गया, ठीक है, करंट जैसे ये बाद में आया, करंट यहां से आया, ये 0 है, ये सपोज π/2, इतना 90 तो नहीं होता है, बट 90 यहाँ कहीं यहां से आ रहा है, मतलब बाद में आ रहा है करंट। पहले वोल्टेज आ गया और करंट की वेवफॉर्म बाद में शुरू हो रही है, थोड़ी टाइम बाद शुरू हो रही है। ये इस आपके इंडक्टिव लोड की वजह से शुरू हो रही है, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और इसी वजह से ये जो वोल्टेज और करंट है ना दोस्तों, ये जो वोल्टेज और करंट है, इसके बीच में एंगल बन रहा है जिसे हम थीटा बोल रहे हैं। ये एंगल बनने की वजह यहां पर है, आपका लोड आर और एल फॉर्म में लोड है, तो ये एंगल बन रहा है थीटा। और उसी वजह से, इसी एंगल के बनने की वजह से आपका एक नया पावर का जनरेशन हो रहा है, जिसे बोल रहे हैं आप रिएक्टिव पावर। आई होप आपको सारी चीजें अब क्लियर हो रही होंगी कि रिएक्टिव पावर ये पिक्चर में कहां से आया। लेकिन आपको अब डरने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए, डरने की जरूरत क्यों नहीं है, मैं वो आपको आगे बताता हूं। क्योंकि आपका जो घर का लाइट बिल होता है ना, वो कैसे आता है वो मैं बताता हूं आपको। आपका जो लाइट बिल आता है ना, लाइट बिल, वो एक्चुअल में किलो वॉट आवर में आता है। आप समझ रहे हैं, इसकी यूनिट समझिए, किलो वॉट आवर। इसमें खाली वॉट देख लीजिए, किलो तो मतलब कि 1000 होता है, एक किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, मतलब सिंपली वॉट। आवर मतलब कि आपका टाइम का यूनिट है, जो जितने टाइम आप कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से उसको आवर में हम, मतलब एक यूनिट है, ठीक है। आप इतना समझिए, यूनिट है वो, आवर के हिसाब से रहता है, इसलिए उसको किलोवाट आवर रखते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये समझिए कि ये यूनिट में वॉट आ रहा है, मतलब कि इसका मेन जो यूनिट है वो तो वॉट है, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सारी चीजें, ये आप ऐसा बाय बुक मत समझिएगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको आइडिया एकदम दिमाग में आ जाएगा क्यों मैं बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। देखिए, पावर जो है ना, उसका यूनिट भी भाई वो वाट है, ठीक है। आपका जो एपरेंट पावर है ना, उसका यूनिट क्या है, केवीए, वीए बोल लो आप इसको, वैसे इसको किलोवाट बोलते हैं, इसको वीए बोल लो, ठीक है। इसका जो ये रिएक्टिव पावर है ना, इसका यूनिट है वीए आर, वॉर, इसका यूनिट वीए है, और इसका यूनिट वॉट है। आपको बात समझ में आई। आपको पे किसके लिए करना पड़ रहा है, किलोवाट आवर। आपको पता है 1 किलोवाट आवर मतलब आपके घर का मीटर का एक यूनिट, ठीक है। तो मतलब आप पे किसके लिए कर रहे हैं, किलोवाट आवर के लिए, मतलब कि आप पे वॉट के लिए कर रहे हैं, मतलब कि आप पे किसके लिए कर रहे हैं, पी, दैट इज एक्टिव पावर। आपको यहां रिएक्टिव पावर से कोई लेना देना ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको रिएक्टिव पावर का चार्ज नहीं कर रहा है, वो आपको सिर्फ एक्टिव पावर का चार्ज कर रहा है, वो सिर्फ आपको यूनिट का चार्ज कर रहा है, जो कि किलोवाट आवर के फॉर्म में है। मतलब आप जितना भी एक्टिव पावर कंज्यूम करेंगे, आप बस उसी के लिए चार्ज पे कीजिए। आपने यहां पर कितना इंडक्टिव लोड लगाया और उसकी वजह से कितना यहां पर आपका ये वीए बढ़ा, मतलब कि एस बढ़ा, वो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपसे पैसे नहीं ले रहा है, आपसे पैसे यूनिट के लिए लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज के लिए बिल्कुल भी हैरान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर कहीं किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऐसा फॉर्म है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहां तो मुझसे किलोवाट आवर के पैसे लिए जाते हैं, और किलोवाट आवर के हिसाब से ही मेरा बिल बन के आता है, और जनरली ऐसा ही होता है। और रिएक्टिव पावर के लिए कभी किसी को चार्ज नहीं किया जाता। तो आप समझ रहे हैं, मैंने ये सारी चीजें, ये पूरी जो आपको बताई है डिटेल, ये क्यों बताई, अब उस पे आते हैं।
आई होप अब आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर क्या होता है आपको पता लग गया है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ बात करेंगे यहां पे। विदाउट कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना, सॉरी आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा लाइट का, और विद कैपेसिटर कितना करना पड़ेगा वो भी बता देता हूं, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो चीजें आपको शायद किसी ने बताई है या कहीं आपने देखी है, तो वो क्लियर हो जाएंगी कि कितनी सच्चाई है और क्या इसमें डिटेल है। देखिए विदाउट कैपेसिटर अगर मैं बात करूं तो पावर की वैल्यू वी आई कॉस फाई रहती है। कॉस थीटा रखिए, फाई रखिए, कॉस थीटा रख लिए। देखिए वी की वैल्यू 230 रहेगी, और मैं यहां पर समझने के लिए कर देता हूं आई की वैल्यू, जैसे मान लिया आपके घर का लोड 1 एम्पियर का है, कॉस थीटा यहां पर मान लेता हूं कि थीटा की वैल्यू कुछ है, और उसके हिसाब से आपका कॉस थीटा पॉइंट ऑफ 5 बन रहा है। चलिए पॉइंट ऑफ 5 बहुत कम मान लिया। वैसे जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है ना, जो पावर फैक्टर जिसे हम कहते हैं, दिस इज एक्चुअली पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर जो होता है ना, वो 0 to 1 के रेंज में होता है। दिस इज इनटू द रेंज ऑफ 0 to 1। जितना ये 1 के करीब होगा ना, 0.9 0.95, उतना बेटर रहता है आपके सिस्टम के लिए। क्यों रहता है वो भी बात करेंगे, लेकिन यहां मान लिया 0.5 है, बहुत इंडक्टिव लोड आपने लगा लिया अपने सिस्टम में, आपने बहुत सारे पंखे लगा दिए, बहुत कुछ लगा दिया, बहुत सारी वाइंडिंग्स आ गई, बहुत सारा इंडक्टेंस आ गया सिस्टम में। ठीक है, और आपका ये पावर फैक्टर बहुत पुअर हो गया, 0.5 हो गया, तो आपको यहाँ पावर की वैल्यू कितनी आ रही है, 115 वॉट। ठीक है, आपका घर का कंजप्शन 115 वॉट है। सोचिए अब आपको विद कैपेसिटर बताता हूं। देखिए ये जो पावर की वैल्यू है ना दोस्तों, आपने कभी देखा है आपके पंखे का 70 वॉट रहता है, 70 वॉट का पंखा आपका रहता है, उसका कंजप्शन जो है, पावर कंजप्शन। ठीक है, आपने कभी देखा है कि अगर पंखे के साथ अगर पैरेलल में, या फिर आपके पूरे घर के पैरेलल में, अब कैपेसिटर में लगा के आपको बताता हूं क्या इक्वेशन बनेगा। देखिए पावर का कंजप्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। एक्टिव पावर का कंजप्शन जो आपका घर में हो रहा है वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा, पावर कभी वेरी नहीं हो सकता। आपका घर का पंखा 70 वॉट है, वो 70 वॉट ही लेगा, आप चाहे फिर कैपेसिटर लगाइए या कुछ भी लगाइए। वो कैसे, वो बताता हूँ, फर्क कहां पड़ रहा है वो बताता हूँ। पावर कांस्टेंट है मतलब 115 वोल्ट, पी इक्वल टू वो कांस्टेंट है, ये पी इक्वल टू वी आई कॉस 5 वाला फॉर्मूला ही मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 115 वोल्ट कांस्टेंट है, वी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, इसको भी कुछ नहीं होने वाला है। आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी दोस्तों, नया आई क्या आएगा वो मैं अब आपको बताता हूं विथ कैपेसिटर। तो आई की वैल्यू नहीं देखेंगे हम, कॉस थीटा आपने वो लगा दिया, कैपेसिटर नाउ पैरेलल, तो ये आपके सिस्टम के पैरेलल में अब क्या आ गया है, ये लोड था, ध्यान कीजिए, वो मैंने शुरू में बताया, वो पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात को, पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया। अब कैपेसिटर लगाने के बाद आपका सिस्टम घर का मान लीजिए, ये आपका पूरा 1 ही कर देता हूं मैं, चलो इसको 1 ही कर देता हूं। ठीक है, क्या कॉस थीटा को 1 कर देता हूं, कैपेसिटर लगा के आपने पूरा पावर फैक्टर यूनिटी कर दिया, 0 to 1 ही कर दिया। तो नई आई की वैल्यू आपको पता है क्या मिल रही है यहाँ पे, 115.5 मिल रही है। बात समझ में आ रही है, आई की वैल्यू नई क्या मिल रही है आपको, 0.5 मिल रही है। आई न्यू मतलब जो नया करंट है आपके कैपेसिटर लगाने के बाद में, पावर फैक्टर को बढ़ाने के बाद में, वो 1 एम्पियर से घटके आपके लोड का करंट 0.5 एम्पियर पहुंचा दिया आपने, मतलब लोड का करंट कम कर दिया। देखिए कितना बड़ा इंप्रूवमेंट हो गया। लेकिन अब आपका पावर देखिए, नया पावर वो क्या रहेगा, V तो 230 ही रहने वाला है, I की वैल्यू 0.5 ही रहने वाली है, और पावर फैक्टर आपने 1 कर दिया। तो देखिए आपका जो P न्यू है ना, नया पावर, वो फिर से 115 वॉट ही हो गया भाई। ये जो नया पावर है, जो आपने इतनी मेहनत की है इसे कम करने के लिए कि आपका लाइट बिल कम आए, लेकिन आपका पावर तो देखिए वही आ रहा है। मतलब कि आपका जो लाइट बिल आने वाला था वो किस बेच पे आने वाला था, इसी के बेच पे आने वाला था ना। 115 वॉट आपने कंज्यूम किया, और उसी का तो बिल आपको लाइट की कंपनी दे रही है। अब लाइट आपने कैपेसिटर लगा दिया, पावर फैक्टर बढ़ा दिया, करंट को कम कर दिया, लेकिन आपका जो अल्टीमेटली पावर कंजप्शन तो 115 वॉट ही रहा। मतलब लाइट बिल जो यहां पे आया वो तो सेम ही आया। अरे भाई आप तो सोच रहे होंगे आपने इतना खर्चा कर दिया, सारी चीजें कर दी, अब फिर भी लाइट बिल सेम आ रहा है, तो क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, कहां गलती हो गई, या फिर कैपेसिटर लगाने से कहीं कुछ फर्क पड़ा है। आप ये सोच रहे हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज, इज देयर एनी आउटपुट।
इसका कुछ तो आउटकम आएगा, क्या आएगा वो उस पर बात करते हैं। देखिए, कैपेसिटर आपने लगा दिया, अब इसका आउटपुट आउटकम क्या आएगा वो उस पर बात करूंगा मैं, एडवांटेज क्या होगा उस पर बात करूंगा। देखिए, आपने जब इसमें कैपेसिटर लगाया है, इसका मतलब ये है कि आपने जो है वी और आई के बीच के एंगल को इंप्रूव कर दिया है, थीटा को इंप्रूव कर दिया है और 1 कर दिया है, करंट की वैल्यू कम कर दी है। तो अगर मैं यहां पर एडवांटेजेस की बात करूं, एडवांटेजेस की बात करूं कि आपके जो हैं यहां पर एडवांटेजेस क्या रहेंगे, तो डायरेक्टली हम एडवांटेजेस पर आ जाते हैं कि आपके एडवांटेजेस क्या हैं। तब बात करते हैं हम एडवांटेजेस पे कि क्या, अच्छा आपने कैपेसिटर लगाया, इतना बड़ा एक्सरसाइज किया, काफी ज्यादा आपने खर्चा किया, मेहनत की, उसके बाद आउटपुट आप बोल रहे हो कि लाइट बिल तो भाई सेम दिया आपने, इतना सब खर्चा करने का क्या मतलब रहा। तो उसके कुछ फायदे भी हैं, क्या फायदे हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि आपके घर का जो पावर लॉस है उसका इक्वेशन पता है आपको क्या होता है? आई स्क्वायर आर लॉसेस, आई स्क्वायर आर लॉसेस बोलते हैं इसको, जिसको पावर लॉस बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर पी का इक्वेशन आपको पता है क्या होता है? पी इक्वल टू वी आई, वी इक्वल टू आई आर, तो मतलब आई स्क्वायर आर हुआ। ये डिपेंड किया कि नहीं करंट और रेजिस्टेंस पर, पावर का लॉस। ठीक है, तो देखिए आपके घर का जो लोड है वो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया, आर एल टाइप का है। अब इस आर एल का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कुछ तो वैल्यू होगी। आपका फैन है, मतलब 0 ओम कहीं नहीं होता, 1 ओम पॉइंट में कहीं तो कुछ तो ओम होगा। और पूरे घर की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें आपका रेफ्रिजरेटर भी कनेक्टेड है, माइक्रो ओवन भी कनेक्टेड है, आपका वॉशिंग मशीन भी कनेक्टेड है, फैन, लैंप, टीवी, सब कुछ कनेक्टेड है जिसमें, इसमें सब कुछ आ गया। तो अब इतनी सारी चीजें जब कनेक्टेड है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू रहेगा। अब ये रेजिस्टेंस वैल्यू रहेगा तो पावर लॉस भी होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा। मतलब कि जो करंट की वैल्यू है, अगर 1 एम्पियर में रखता हूं यहां पे, तो 1 एम्पियर का स्क्वायर 1 होगा। 0.5 का अगर स्क्वायर करता हूं या 1 से कम वाली चीज का स्क्वायर करता हूं तो 1 से डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम होगी। आर की वजह, आर की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। वो तो आप कैपेसिटर लगाए ना लगाए, वो आर की वैल्यू कांस्टेंट। पर आई की वैल्यू जो आपने कम की, इसकी वजह से आपका टोटल जो आई स्क्वायर आर बन रहा है, और उसकी वजह से जो आपका पावर लॉस है वो क्या होगा, कम होगा कि नहीं? भले ही बहुत कम हो, भले ही कुछ चंद वॉट हो, 20 वॉट, 10 वॉट, 5 वॉट, पर वो कम होगा। क्यों होगा? आपके कैपेसिटर लगाने की वजह से। आपने जो करंट कम किया, तो मतलब पहला एडवांटेज कि आपने पावर लॉस घर का कम कर दिया। दूसरे एडवांटेज की बात करता हूं यहां पे, दूसरा एडवांटेज की बात करेंगे यहां पे। तो आपका दूसरा जो एडवांटेज है, आपने कभी सोचा है यहाँ पे, जो आप ये पावर लॉस कम कर रहे हैं और आपने ये जो रिएक्टिव पावर है, देखिए इक्वेशन दोनों की बताता हूं आपको। P की वैल्यू होती है वी आई कॉस थीटा, Q की वैल्यू होती है वी आई साइन थीटा। देखिए सेम वैल्यू ऑफ थीटा, अगर कॉस थीटा की बात करें 0.5 था जब, तो उसकी थीटा की वैल्यू अगर आप यहां पर कुछ निकालते हैं, लेट सपोज एक्स वैल्यू आती है, उसको आप साइन में अगर पुट करें, साइन थीटा में, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना दोस्तों, वो जो वैल्यू होगी यहां पर, उसकी वैल्यू मान लेते ए आती है। ठीक है, अब आप ये ए वैल्यू, एक ये याद रखिए, थीटा की वैल्यू से ए वैल्यू आई, ये फर्स्ट केस है, ये आपका एक केस हो गया। दूसरा केस, आप कॉस थीटा की वैल्यू जब यूनिटी लेते हैं तब थीटा की वैल्यू निकालिए, वाई आती है। ठीक है, उसको साइन थीटा में पुट कीजिए तो साइन थीटा की वैल्यू अब बी आती है। आप ये दोनों को कंपेयर करेंगे ना दोस्तों, इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं ना, तब ये जो बी वैल्यू है ना साइन थीटा की, ये ए से कम होगी, मतलब ए की वैल्यू यहां ज्यादा होगी। क्यों अगर ए की वैल्यू यहां ज्यादा हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि क्यू की वैल्यू यहां पर ज्यादा हो रही है। जब आपका पावर फैक्टर 0.5 था, और क्यू की वैल्यू कम हो रही है या 0 हो रही है जब आपका पावर फैक्टर 1 था। ठीक है, क्यू की वैल्यू 0 हो रही है, पावर फैक्टर जब 1 था। देखा आपने? मतलब कि आपका जो इक्वेशन, अब मैं मेन इक्वेशन पे आता हूं, जरा देखिए उस मेन इक्वेशन को, या फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूं। मेन इक्वेशन भाई एस वाला इक्वेशन था अपना, ये इक्वेशन था। ठीक है, अब इस एस वाले इक्वेशन में मैं इन दोनों की वैल्यू अगर पुट करता हूं,
एस इज इक्वल टू, मैंने शुरू में ही आपको बताया, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखिए ओवरऑल जो एस एपरेंट पावर आएगा फॉर 0.5 अगर आप लेते हो, अगर 0.5 पे इसकी वैल्यू कुछ सी आती है और एस इज इक्वल टू डी वैल्यू आती है 1 पे, तो अगर आपका पावर फैक्टर 1 है तो आपका जो एस का वैल्यू होगा ना दोस्तों वो कम होगा। मतलब कि आपका एपरेंट पावर जो होगा एस वो कम होगा बजाय सी के, मतलब डी इज इक्वल टू लेसर देन सी। इसका क्या फर्क पड़ेगा? अब आप ये सोच रहे हैं एस से क्या लेना देना है, एस का क्या, एस कहीं पे आपको पता ही नहीं है। आपको पता है आप ट्रांसफॉर्मर जो आपके बाहर लगा होता है, जो शुरू में ही मैंने बताया, आपके सोसाइटी के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है उसका वैल्यू आपको पता है किस में होता है? किलोवाट में नहीं होता है, वो केवीए में होता है। केवीए का मतलब पता है, ये एस की वैल्यू है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मर आपको पता है, आपको ये ट्रांसफॉर्मर क्या दे रहा है? ये आपको ट्रांसफॉर्मर एक्टिव पावर भी दे रहा है, साथ ही में रिएक्टिव पावर भी आपको दे रहा है। मतलब कि आप तो पैसे एक्टिव पावर के दे रहे हैं, लेकिन ये आपको रिएक्टिव पावर फ्री में दे रहा है, ठीक है, अपने खर्चे पे। तो आप देखिए अगर आप पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं करेंगे तो ये रिएक्टिव पावर बढ़ने वाला है ट्रांसफॉर्मर का, एक्टिव पावर तो सेम रहने वाला है। तो ये ट्रांसफॉर्मर का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को क्या पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, लोग अगर रिएक्टिव पावर लगाने लग गए तो, ठीक है, पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसी वजह से आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल का रेट अलग ये लोग कर देते हैं, हालांकि उसके और भी बहुत सारी वजह होती हैं, बट इंडस्ट्री में इंडक्टिव लोड कुछ ज्यादा रहता है, बड़ी बड़ी मोटरें इंस्टॉल करनी होती हैं, सारी चीजें होती हैं वहां। डोमेस्टिक में इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये साइज क्या होगा ट्रांसफॉर्मर का? बढ़ाना पड़ेगा कंपनी को। इसी के साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मर नहीं, यहाँ जहां से सप्लाई आ रही है ना, ये अल्टरनेटर, नाम अगर आपने सुना हो अल्टरनेटर, एसी जनरेटर जिसको बोलते हैं, एसी जो आता है ना आपके घर पे, अल्टरनेटिंग करंट, किसी दिन बात करेंगे दो ये पूरे सिस्टम के बारे में, उसमें मैं कवर करूंगा कि अल्टरनेटर क्या चीज है, ठीक है, और ये कैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है आपके घर पे। जो आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो ना, उसके कितने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है, तब जाके आपके घर पे एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी आ पाती है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटर होता है ना, इसकी रेटिंग भी, ये भी आपका रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। मतलब अल्टरनेटर की जो वैल्यू है ना वो भी बढ़ानी पड़ेगी, बड़े बड़े अल्टरनेटर लगाने पड़ेंगे क्योंकि रिएक्टिव पावर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे इंपैक्ट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप कैपेसिटर घर में लगाते हैं तो उनका जो है बर्डन कम हो जाता है, उन्हें ट्रांसफॉर्मर कम साइज के लगाने पड़ेंगे, उन्हें जो अल्टरनेटर है वो कम, पर आपके बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल आप पहले भी उतना ही देना होगा, अभी भी उतना ही देना होगा। तीसरी चीज पर आते हैं, तीसरा एडवांटेज। देखिए तीसरा एडवांटेज मैं आपको बता दूं, आपको हीट लॉस पता है क्या होता है? हीट लॉस, किसी भी सिस्टम का हीट लॉस, आई स्क्वायर आर टी लॉसेस आ गया। देखिए आई स्क्वायर आर फिर से इसमें आ गया। अगर आई की वैल्यू ज्यादा है तो हीट लॉस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। पावर फैक्टर कम होगा, आई की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हीट लॉस अल्टीमेटली क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर पावर फैक्टर इंप्रूव कर दिया, आई की वैल्यू लेस कर दी, तो हीट लॉस क्या हो गया? कम हो गया। और हीट लॉस कम हो गया, आपके सिस्टम को साइनोसोइडल वेव मिल गया, सिस्टम का करंट कम हो गया, सिस्टम का पावर लॉस कम हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? आपके जो सिस्टम है, यहाँ सिस्टम से आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपके टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, रेफ्रिजरेटर, लैम्प, सीलिंग फैन, सब कुछ आ गया, सब कुछ सिस्टम में आ गया। वो सारे सिस्टम की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। अगर आप लॉस कम कर देंगे, पावर फैक्टर अच्छा कर देंगे, पावर क्वालिटी बढ़ा देंगे। एक्चुअली में क्या कर रहे हैं आप? पावर क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, पावर क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। तो आपका सिस्टम की जो लाइफ है ना भैया बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत 10 साल चलने वाली चीजें 20-20 साल चल सकती है, 15 साल, 12 साल ज्यादा ही चलेंगी, मतलब, ठीक है। तो ये सारे देखिए 3 एडवांटेज मैंने बताए हैं, लेकिन बिल से कोई फर्क नहीं है। अगर आप सोचते हैं बिल कम देना पड़ेगा, दैट इज अ रॉन्ग मिथ, रॉन्ग फैक्ट। तो हमने यहाँ पर फैक्ट चेक कर लिया है और ये फैक्ट आप हमको फॉल्स मिला है, ठीक है। कैपेसिटर आपको नहीं लगाना है, आपके सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी आपको बता दूं, ये सारे एडवांटेज भी इंडस्ट्री लेवल पे ही आपको ज्यादा अच्छे साबित होते हैं। घर के डोमेस्टिक लेवल पे वैसे भी इंडक्टिव इतना ज्यादा नहीं है और इतना ज्यादा इश्यू भी नहीं आता है। तो घर पर वैसे देखा होगा आपने, इंडस्ट्री में कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल करते हैं, उनको पावर फैक्टर की पेनल्टी दी जाती है। अगर आपने सुना है कहीं, तो कम पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं तो इंडस्ट्री को पेनल्टी लगती है कम पावर फैक्टर मेंटेन करने की, वो इसी वजह से लगती है।
बट आपके घर के लेवल पे कभी नहीं सुना होगा किसी को पावर फैक्टर के लिए पेनल्टी लग रही है, कि किसी को पावर फैक्टर के लिए बिल ज्यादा आ रहा है, कोई नोटिस आ रहा है, कभी नहीं सुना होगा, ना सुनेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे कुछ इतना ज्यादा ये नहीं रहता है, बट ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल लेवल पे इफेक्ट करती हैं। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पावर फैक्टर के लिए आपको अगर कैपेसिटर लगाना है तो आप एक बड़े लेवल पे लगा सकते हैं, जब आपका सिस्टम बड़े लेवल का। छोटे लेवल पे, घर के लेवल पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी नहीं लगाता है, मैंने कहीं नहीं देखा कोई लगाता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो फैक्ट हमने चेक कर लिया है यहाँ पर, ठीक है, और ये फॉल्स मिला है। पावर फैक्टर से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का, पावर फैक्टर से इलेक्ट्रिसिटी बिल का कोई लेना देना नहीं है। तो ये कंक्लूजन है, ये फैक्ट हमने चेक कर दिया है। फैक्ट चेक्ड, फाउंड फॉल्स। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आप लोगों का ही प्यार था, रिक्वेस्ट थी, इस वजह से इसे हिंदी वर्जन में रिलीज किया है। सून वी विल कम अप विद दी सम अदर फैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डेली लाइफ यूजेस, एंड वी विल कम अप विद दी न्यू वीडियो। प्लीज बी कनेक्टेड। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं।